हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन वारारा में। तो चलिए हम अपने मैथ ग्रुप डी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखने वाले हैं लीनियर इक्वेशन मतलब रैखिक समीकरण। हम लोग उन्हीं प्रश्नों को कर रहे हैं जो कि वर्ष 2018 की ग्रुप डी की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए आज हम लोगों को देखना है लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन को देखने से पहले हम उसकी थ्योरी को थोड़ा सा देखेंगे, उसके बाद हम उन्हीं प्रश्नों की तरफ चलेंगे जो कि वर्ष 2018 में ग्रुप डी की परीक्षा में पूछे गए थे। तो चलिए लीनियर इक्वेशन देखने से पहले हम लोग देखते हैं कि उनके प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो चलिए देखिए, ये उनके प्रश्न है लीनियर इक्वेशन के कि यदि समीकरण 20x + 5y + 11 = 0 तथा 50x - ky - 9 = 0 का कोई समाधान नहीं है तो k का मान है। मतलब पूछ रहा है कि 20x आपको क्या दिया है। सबसे पहले दिया है दो इक्वेशन दिए हैं और इसमें पूछ रहा है कि कोई समाधान नहीं है, मतलब कोई हल नहीं है, तो k का मान क्या होगा। ऐसे प्रश्नों में आपको k या p के मान पूछे जाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न क्या है थोड़ा सा देख लीजिए कि रैखिक समीकरणों x + 2y - 8 = 0 और 2x + 4y - 16 = 0 के जोड़े के हलों की संख्या है। जोड़े के हलों की संख्या पूछ रहा है कितना है, 0, 1, अनंत या 2 है। ठीक, ऐसे ही प्रश्न देखिए, ये प्रश्न देखिए, ये कितना अच्छा सवाल है कि यदि समीकरण 14x + 8y + 5 = 0 और 21x - ky - 7 = 0 का कोई हल संभव नहीं है तो k का मान पूछ रहा है। ये टोटल ही आरआरबी ग्रुप डी 23/9/2018 में शिफ्ट 1 में पूछे गए प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं कि ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके थोड़ी सी थ्योरी को जान लेते हैं और उसके बाद हम लोग चलेंगे ग्रुप डी के प्रश्नों की तरफ। चलिए, लीनियर इक्वेशन रैखिक समीकरण, जिस इक्वेशन का अधिकतम पावर 1 होता है, कितना होता है मेरे दोस्त, 1 होता है, रैखिक समीकरण कहे जाते हैं, मतलब लीनियर इक्वेशन कहे जाते हैं। जो आपको इक्वेशन मतलब समीकरण दिया रहेगा उसका अधिकतम पावर 1 ही रहेगा। ठीक है, जैसे कि 14x + 8y + 5 = 0 या एक दिया रहेगा 21x - ky + 7 = 0। तो इसमें अधिकतम पावर कितना है मेरे दोस्त, अधिकतम पावर कितना है, 1 है, 2 नहीं रहेगा, हमेशा ही पावर 1 रहेगा। और लीनियर इक्वेशन के सभी प्रश्नों में आपको 2 समीकरण दिए जाते हैं। लीनियर इक्वेशन के जितने भी आपको प्रश्न मिलेंगे उसमें कितने इक्वेशन दिए जाते हैं मेरे दोस्त, 2 इक्वेशन, 2 समीकरण दिए जाते हैं, उन्हीं से आपको सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए लीनियर इक्वेशन मतलब देखते हैं कि आगे क्या है कि लीनियर इक्वेशन के सभी प्रश्नों में आपको 2 समीकरण दिए जाएंगे। जैसे कि क्या दिया जाएगा, 14x + 8y + 5 = 0, 21x - ky - 7 = 0। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमको क्या पहचानना है, सबसे पहले पहचानना है हमको कि a कौन है, b कौन है, c कौन है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पहचानना है हमको, देखिए कि पहले इक्वेशन में जो x के गुणा में होगा, पहले इक्वेशन में जो x के गुणा में होगा वो a1 का मान होगा, जो y के गुणा में होगा वो b1 का मान होगा, और जिसमें x न y लगा रहे, न x लगा रहे न y लगा रहे, मतलब कांस्टेंट रहे, तो वो c1 का मान होगा। ये पहले इक्वेशन का बात हो गया। देखिए पहले इक्वेशन में x के गुणा में जो रहता है वो a1 का मान रहता है, और जो y के गुणा में रहता है उसे b1 का मान बोलते हैं, और जो c होता है जिसमें न x रहता है न y रहता है, मतलब कांस्टेंट रहता है, वो c1 का मान रहता है। जस्ट इसी प्रकार क्या हम देखते हैं, देखिए जो x के गुणा में रहता है समीकरण 2 में, समीकरण 2 मतलब इक्वेशन 2 में जो x के गुणा में रहता है उसे a2 कहते हैं, जो y के गुणा में रहता है उसे b2 कहते हैं, और जिसमें न x न y मतलब कांस्टेंट वैल्यू हो उसे C2 बोलते हैं। एक बात हमको और ध्यान रखना होगा कि जब भी a1 a2 लिखेंगे या b1 b2 या c1 c2 लिखते हैं हम लोग, तो चिन्ह का हमेशा ध्यान रखेंगे। जो आगे सामने चिन्ह लगा रहेगा उस चिन्ह के सही लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर माइनस लिखा है तो यहाँ पर भी हमने -k लिख दिया है, -7 लिखा है तो -7 लिखा है। देखिए जैसे कि 14 प्लस में है तो 14,
8 प्लस में है तो +8, 5 प्लस में है तो +5। ठीक इसी प्रकार 21, A2 का मान 21 और -k, B2 का मान क्या हो जाएगा मेरे दोस्त -k और C2 का मान क्या हो जाएगा -7। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमने क्या सीखा कि जब दो समीकरण दिए रहेंगे तो आपको A1, B1 और C1 कैसे निकालेंगे। जो x के गुणा में रहेगा उसे A1 बोलते हैं, जो y के गुणा में रहेगा उसे B1 बोलते हैं और जो कांस्टेंट रहेगा उसे C1 बोलते हैं। ये समीकरण 1 का मान बात हो गया। ठीक, समीकरण 2 में क्या रहेगा मेरे दोस्त, जो x के गुणा में रहेगा उसे A2 बोलते हैं, जो y के गुणा में रहेगा उसे B2 बोलते हैं और जो कांस्टेंट रहेगा उसे क्या बोलते हैं C2 बोलते हैं। ठीक, देखिए समीकरण जो लीनियर इक्वेशन रैखिक समीकरण बनाने से पहले हमको दो बातों का जानना महत्वपूर्ण है। एक तो चर, एक अचर। चर मतलब वेरिएबल होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, वेरिएबल। देखिए जिसका मान बदलते रहता है उसे मतलब चर कहते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। जैसे कि x, y, z, a, b। अलग अलग प्रश्नों में चर का मान बदलते रहता है। जैसे कि किसी प्रश्न में x का मान 5 आ जाएगा तो किसी प्रश्न में x का मान 8 आ जाएगा। तो अलग अलग प्रश्नों में x का मान अलग अलग रहता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, चर बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। ठीक, अचर किसे बोलते हैं, कांस्टेंट किसे बोलते हैं, जिसका मान नहीं बदलता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अचर बोलते हैं। जैसे कि 0, 1, 2, 7, 9 या सभी संख्याएं, सभी संख्याओं का मान अचर होता है, कांस्टेंट होता है। इसका मान किसी भी प्रश्न में नहीं बदलता है। ठीक है, तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण हमको याद करना है, मतलब देखना है हलों की संख्या। हलों की संख्या को हम लोग कैसे निकालेंगे और कैसे होता है ये देखिए। सबसे पहले हम आपको वही दो समीकरण लिखकर बताते हैं। देखिए 14x + 8y + 5 = 0। ठीक, 21x ठीक -ky -7 = 0। देखिए इसमें a1 का मान क्या होगा, पहले हलों की संख्या देखते हैं कि कैसे निकालते हैं। देखिए a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। a1/a2 अगर बराबर नहीं है b1/b2 के तो इस समीकरण में जो समीकरण आपको दिए रहेंगे दो, उसमें क्या होगा, केवल एक हल होगा। देखिए यहाँ पे क्या होता है, a1 बराबर क्या लिखेंगे 14 लिखेंगे, b1 बराबर क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे और c1 बराबर क्या लिखेंगे मेरे दोस्त 5 लिखेंगे। उसी प्रकार a2 बराबर क्या लिखेंगे 21 लिखेंगे, b2 बराबर क्या लिखेंगे -k लिखेंगे, एक मिनट -k लिखेंगे और c2 बराबर क्या लिखेंगे मेरे दोस्त -7 लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या देखते हैं हम लोग कि a1/a2, देखिए a1/a2 ये जो है a1 मतलब 14/21 नॉट इक्वल टू 8/-k। यहाँ पे k का मान दूसरा रहेगा वहाँ पे। ठीक है, कि a1/a2 बराबर नहीं है अगर b1/b2 के, a1/a2 अगर बराबर नहीं है b1/b2 के तो केवल एक हल होगा। ठीक है, अगला देखते हैं कि क्या है। यहाँ पर आपको हलों की संख्या निकालने के लिए ग्रुप डी की परीक्षा में बहुत ज़्यादा, रेलवे की परीक्षा में बहुत ज़्यादा आया है कि हलों की संख्या को कैसे निकालें, मतलब हलों की संख्या ज्ञात कीजिए। आगे देखते हैं कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, कोई हल संभव नहीं होगा। देखिए a1/a2 बराबर तो है b1/b2 के लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के, तो इस सिचुएशन में क्या होगा मेरे दोस्त, कोई हल नहीं होगा। ठीक, आगे वाला देखते हैं कि a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर है c1/c2 के, तो इस सिचुएशन में अनंत हल संभव है। क्या है, अनंत हल संभव है। फिर से एक बार देखते हैं कि हलों की संख्या कैसे निकालते हैं। चलिए एक बार फिर से शुरू से देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। देखिए लीनियर इक्वेशन उसी को बोलते हैं हम लोग जिसका अधिकतम पावर 1 होता है, उसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। जैसे देखिए 14x + 8y + 5 = 0, 21x - ky + 7 = 0। तो इसमें क्या देख रहे हैं, अधिकतम पावर कितना है, 1 है। अधिकतम पावर 1 है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लीनियर इक्वेशन, मतलब रैखिक समीकरण बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन रैखिक समीकरण के सभी प्रश्नों में आपको दो समीकरण दिए जाते हैं, जैसे कि 1 और ये 2। ठीक है, यहाँ पर दिया है 14x + 8y + 5
बराबर 0 और दूसरा समीकरण दिया है 21x माइनस KY माइनस 7 बराबर 0, जिसमें आपको सबसे पहले अगर लीनियर इक्वेशन आपको सीखना है तो A1 A2 A1 B1 और C1 A2 B2 और C2 का मान निकालने आना चाहिए। सबसे पहले हम समीकरण 1 में चलते हैं। तो समीकरण 1 में जो x के गुणा में रहता है वो A1 का मान रहता है, जो समीकरण 1 में ही y के गुणा में रहता है वो B1 का मान रहता है, और जो कांस्टेंट रहता है वो C1 का मान रहता है। ठीक है, उसी प्रकार समीकरण 2 में जो x के गुणा में रहता है वो A2 का मान होता है, जो समीकरण y मतलब समीकरण 2 में y के गुणा में रहता है, चिन्ह के सहित देखना है हमको, जो चिन्ह लगा रहेगा उसके सहित देखना है। ठीक है, जो y के गुणा में रहता है उसे वो B2 का मान होता है, और जो कांस्टेंट रहता है वो C2 का मान होता है। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन देखने से पहले हमको दो बातों का जानना आवश्यक है कि चर मतलब वेरिएबल किसे बोलते हैं, कि जिसका मान बदलते रहता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, चर बोलते हैं। जैसे x y z a b कोई भी मतलब अल्फ़ाबेट ले लीजिए जिसमें मतलब इसका अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग मान होता है। जैसे कि अलग वाले क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 21 है, तो अलग अलग मान है। लेकिन क्या होता है कि अचर किसे बोलते हैं, कांस्टेंट किसे बोलते हैं, जिसका मान कभी नहीं बदलता है। मतलब 21 का मान एक ही से ही रहेगा, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, अचर बोलते हैं। ठीक है, मतलब कांस्टेंट बोलते हैं, जिससे कि 0 1 2 7 9 मतलब सभी संख्याएं। सबसे पहले अब आपको यहाँ पर मुख्य बात याद करना है, यहाँ पर हलों की संख्या। आप मन ही मन इसको पढ़ते चलें कि देखिए हलों की संख्या निकालने के लिए बहुत ज़्यादा रेलवे की परीक्षा में तो भरमार कर दिया है मेरे दोस्त। ठीक है, तो आप मन ही मन इसको पढ़ते चलें। देखिए A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के। A1 बटा A2 अगर बराबर नहीं है B1 बटा B2 के तो केवल एक हल होगा। कितना हल होगा मेरे दोस्त, एक हल होगा। पहला बार में काट दिया तो एक हल होगा। देखिए A1 बटा A2 बराबर तो है B1 बटा B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1 बटा C2 के, तो कोई हल नहीं होगा। क्या मेरे दोस्त, कोई हल नहीं होगा। पहला बार में काटा तो एक हल, दूसरा बार में काटा तो कोई हल नहीं होगा। और देखिए A1 बटा A2 बराबर तो है B1 बटा B2 के और बराबर है C1 बटा C2 के। अगर तीनों बराबर है आपस में तो अनंत हल होगा। उस सिचुएशन में क्या होता है कि दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर हो जाती हैं, अनंत बार काट देती है, इसलिए क्या होता है एक दूसरे के ऊपर हो जाती है, इसलिए अनंत हल संभव है। और थोड़ा सा एक पॉइंट आपके लिए हम लिख कर लाए हैं कि जब भी k या p का मान पूछेगा, देखिए किसी भी, हमने शुरू में ही आपको प्रश्न दिखाया है कि जिसमें k या p का मान पूछेगा। जैसे कि इसी प्रश्न में देख लीजिए कि यहाँ पे पूछेगा कि k का मान क्या है, मतलब y दिया है यहाँ पे, और y के गुणा में जो होता है वो b2 का मान होता है। देखिए आपको पूछ देगा कि k का मान क्या है, तो k का मान निकालने में कि जब भी आपको k या p का मान पूछेगा तो प्रश्न में हमेशा ये दिया रहेगा कि कोई हल संभव नहीं है या अनंत हल संभव है। आपको ये बात समझ में नहीं आया होगा कि कोई हल संभव नहीं है या अनंत हल संभव है, दिया रहेगा। देखिए k या p का जब भी मान पूछेगा तो आपको क्या दिया रहेगा, यहाँ पे कोई हल संभव नहीं है या अनंत हल संभव है, ये दिया रहेगा। ठीक है, कोई हल संभव नहीं है या अनंत हल संभव है, इसी में आपको निकालना होगा, नहीं तो निकलेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 में, इसी में, और A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2, इसी में आपको प्रश्न दिए रहेंगे। ठीक है, तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, आशा है। तो चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न क्या है हमारा, चलिए देखते हैं। चलिए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए क्या दिया है कि यदि समीकरण 14x प्लस 8y प्लस 5 बराबर 0 और क्या है 21x माइनस KY माइनस 7 बराबर 0 का कोई हल संभव नहीं है, कोई हल संभव नहीं है, तो k का मान क्या होगा। ठीक है, k का मान क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि कोई हल संभव नहीं है, क्या बोला है मेरे दोस्त कि कोई हल संभव नहीं है। उस सिचुएशन में क्या करते हैं, तो हमने आपको अभी बताया कि कोई हल अगर संभव नहीं है तो A1 बटा A2 बराबर तो है B1 बटा B2 के। ठीक है, लेकिन बराबर नहीं है C1 बटा C2 के। ठीक,
लेकिन हमको यहाँ से देखिए, एक मिनट रुक जाइए, हमको यहाँ से इसका कोई मतलब नहीं है, कोई यूज नहीं है, लेकिन हमको अगर बनाना हो तो ऐसे लिख लेते हैं, काम करेगा। ठीक, ये कब सिचुएशन पैदा होगा कि कोई हल संभव नहीं है। देखिए, कोई हल संभव नहीं है। देखिए, और एक इसको बात बोलकर लिखा आ जाएगा कि कोई समाधान संभव नहीं है, कोई समाधान संभव नहीं है। ठीक है, आपको भुलवाने के लिए हिंदी के वर्ड दे दिए जाएंगे कि कोई हल संभव नहीं है के जगह पर क्या दे देगा, कोई समाधान संभव नहीं है। तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं, तो सबसे पहले a1 a2 और b1 b2 ये सब का मान पता करते हैं। तो पहले समीकरण में जो x के गुणा में रहता है उसे a1 बोलते हैं, तो a1 बराबर क्या दिया है, 14 दिया है। ठीक, और जो y के गुणा में रहता है उसे b1 बोलते हैं, तो b1 बराबर क्या दिया है, 8 दिया है। और c1 बराबर क्या दिया है, जो कांस्टेंट रहता है उसे c1 बोलते हैं, c1 बराबर 5 दिया है। ठीक, चलिए दूसरे समीकरण में चलते हैं कि a2 बराबर क्या दिया है मेरे दोस्त, a2 बराबर 21 दिया है। और b2 बराबर क्या दिया है मेरे दोस्त, b2 बराबर -k दिया है। हमने क्या बोला कि चिन्ह के सहित लिखना है, उसका चिन्ह भी यूज करना है। ठीक, और c2 बराबर क्या दिया है, तो -7 दिया है। चलिए, तो हमको क्या निकालना है कि कोई हल संभव नहीं है। तो कोई हल संभव नहीं है, उस स्थिति में a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, तो इसका तो हमको यूज ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसमें बैठाते हैं। इसका a1 का मान कितना दिया है, 14। चलिए, a2 का मान कितना दिया है, 21 बराबर b1 का मान कितना दिया है, 8, और b2 का मान कितना दिया है मेरे दोस्त, -k। चलिए, तो शुरू करते हैं। 7 दूने 14 और 17 के 21, ऊपर से ऊपर काट देंगे, 2 चौके 8। चलिए, -k बराबर 12। ठीक, तो अब हम चिन्हों को बदल देते हैं, इधर माइनस से गुणा कर देंगे, दोनों तरफ माइनस से गुणा कर देंगे तो क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इधर -12 हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, कुछ नहीं, बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि क्या दिया है, कोई हल संभव नहीं है। तो कोई हल संभव नहीं है, उस स्थिति में हम इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, और कुछ नहीं करना है, a1 बटा a1 b1 और c1 का मान पता करना है पहले समीकरण से, a2 b2 और c2 का मान पता करना है दूसरे समीकरण से, और बस इसमें ले जाकर बैठा देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -12, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हमारा, कि k का मान क्या है। क्या बोला है कि k का मान क्या है, जिसके लिए समीकरण 16x - 12y + 9 बराबर 0 और 12x + ky - 11 बराबर 0 का कोई समाधान, मतलब कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा मेरे दोस्त, उस सिचुएशन में क्या होगा, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। मतलब a1 बटा a2 b1 बटा b2 के तो बराबर है, लेकिन c1 बटा c2 के बराबर नहीं है। तो चलिए a1 का मान पता करते हैं। पहले समीकरण में जो x के गुणा में होता है उसे a1 बोलते हैं, तो 16, और जो y के गुणा में होता है उसे b1 बोलते हैं, उसे -12, और c1 क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, c1 हो जाएगा जो कांस्टेंट रहता है, मतलब 9। चलिए, दूसरे समीकरण में जो x के गुणा में रहता है उसे a2 बोलते हैं, a2 बराबर 12। ठीक, और b2 जो होता है y के गुणा में रहता है उसे b2 बोलते हैं, बराबर k, और c2 किसे बोलते हैं, जो कांस्टेंट रहता है, तो -11। क्या हो जाएगा, -11। तो चलिए बैठाते हैं। a1 का मान कितना दिया है, 16 दिया है। ठीक, और क्या दिया है मेरे दोस्त, a2 का मान कितना दिया है, 12 दिया है। b1 का मान कितना दिया है, -12, और b2 का मान कितना दिया है, k दिया है। हमको निकालना क्या है मेरे दोस्त, हमको निकालना है, यहाँ पे देखिए k का मान, क्या निकालना है, k का मान। तो चलिए, 4 चौके 16 और 4 तिहाई 12, और 4 से ऊपर काट देंगे तो 3 बार में, तो k बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, -9। इसका आंसर क्या हो जाएगा, -9, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, -9। आशा है कि आप समझ गए होंगे। कुछ नहीं करना है आपको। अगर a1 देखिए, कोई हल संभव, देखिए केवल एक हल संभव है। यहाँ पे एक सिचुएशन आपको देखना है कि केवल एक हल संभव होगा, कब, a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। ठीक, तो केवल एक हल संभव है। ठीक, a1 बटा a2
बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा कि कोई हल संभव नहीं है, कोई हल संभव नहीं है, संभव नहीं है। ठीक, और क्या होगा कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो इस सिचुएशन में क्या होगा मेरे दोस्त, अनंत हल संभव है। ठीक, आपको ये बस लीनियर इक्वेशन में ये 3 बातों को याद रखना है, आपको सभी क्वेश्चन बन जाएंगे, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हमारा, चलिए अगला प्रश्न दिया है कि यदि समीकरण 20x प्लस 5y प्लस 11 बराबर 0 और 50x माइनस ky माइनस 9 बराबर 0 का कोई समाधान नहीं है तो k का मान क्या है। देखिए ग्रुप डी की परीक्षा में जो प्रश्न पूछे हैं ना, यहीं से पूछा, बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा है कि कोई समाधान नहीं है, कोई हल संभव नहीं है या अनंत हल संभव है। बस आपको 2 ही तरीका से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा है। तो सबसे पहले कोई हल संभव नहीं है, तो कोई हल संभव नहीं है, उस सिचुएशन में क्या करेंगे हमको कुछ नहीं लिखना है, A1/A2 लिखना है बराबर B1/B2 लिखना है बराबर C1/C2 लिखना है। सॉरी, ये होगा नॉट इक्वल टू C1/C2। A1/A2 बराबर तो है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। कब, कि कोई हल संभव नहीं है उस सिचुएशन में। ठीक, चलिए पहले समीकरण में जो x के गुणा में रहता है उसे A1 बोलते हैं। चलिए तो A1 का मान कितना है, 20 है, यहाँ पर A1 का मान 20, और जो पहले समीकरण में y के गुणा में रहता है उसे क्या बोलते हैं, B1 बोलते हैं, तो 5, और जो पहले समीकरण में कांस्टेंट रहता है उसे C1 बोलते हैं। तो क्या मान दिया है, 11 दिया है। चलिए A2 का मान क्या दिया है, जो पहले समीकरण में A2 का मान क्या दिया है, जो दूसरे समीकरण में x के गुणा में रहता है उसे A2 बोलते हैं, और जो दूसरे समीकरण में y के गुणा में रहता है उसको चिन्ह सहित लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस k हो जाएगा B2 का मान, और C2 का मान क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा यहाँ से। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। इस प्रश्न में क्या है, A1 बराबर क्या दिया है, 20 दिया है, A2 बराबर क्या दिया है, 50 दिया है, और क्या होता है, और B1 बराबर दिया है 5, और K1 बराबर क्या दिया है, K1 बराबर B2 बराबर क्या दिया है, -k। ठीक है, अगर आपको कभी ऐसे प्रश्न दे दिए जाए, देखिए आपको कभी ऐसे मिल जाता है कि 3/-4, तो आप क्या करते हैं, आप कुछ नहीं करते हैं, -3/4 लिख देते हैं। उसी सिचुएशन में माइनस जो k नीचे के साथ लगा है, माइनस जो लगा है k के साथ, ये नीचे ना रहकर ऊपर रहेगा। ठीक है, क्या होता है कि जब 3/-4 हमको मिल जाता है कहीं, तो हम क्या करते हैं, -3/4 लिख देते हैं। तो उसी तरह हम यहाँ पर -k को ऊपर करने के लिए नीचे से माइनस हटाकर ऊपर कर देंगे। ठीक, चलिए अब काटते हैं, 0 से 0 खत्म, और देखिए गुणा करते हैं, इधर k तो 2k बराबर -25, तो इधर काटेंगे तो क्या हो जाएगा, -12.5। इसका आंसर ये हो जाएगा -12.5। देखते हैं कि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आरआरबी ग्रुप डी 10/12/2018 शिफ्ट 1 की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आशा है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेहनत अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए अगला प्रश्न क्या है, रेखीय समीकरण x + 2y - 8 बराबर 0 और 2x + 4y - 16 बराबर 0 के जोड़े के हलों की संख्या है। मतलब हलों की संख्या क्या पूछ रहा है, हलों की संख्या पूछ रहा है कि कोई हल संभव नहीं है, या एक हल संभव है, या अनंत हल संभव है, या 2 हल संभव है। तो 2 हल वाला तो हमने कहीं भी पढ़ा ही नहीं है, तो इसको तो ऐसे ही ऑप्शन को काट देंगे कि 2 हल हमने तो पढ़ा ही नहीं है दोस्त। चलिए तो क्या होता है कि A1/A2 बराबर, अगर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, अगर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो क्या होता है, केवल एक हल संभव होता है, केवल एक हल संभव होता है। ठीक, अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, उस सिचुएशन में कोई हल संभव नहीं होता है,
कोई हल संभव नहीं होता है। ठीक, लेकिन a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो तो अनंत हल होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? अनंत हल होता है। ठीक है, अनंत हल होता है। देखते हैं कि इस समीकरण में क्या है। a1 बराबर क्या दिया है? a1 फिर से हम बताते हैं कि जो पहले समीकरण में x के गुणा में होता है उसे a1 बोलते हैं। तो x के गुणा में क्या है? 1 है, तो यहाँ पर a1 बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 1 हो जाएगा। b1 बराबर क्या हो जाएगा? जो समीकरण 1 में y के गुणा में रहता है उसे b1 बोलते हैं, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। और जो कांस्टेंट रहता है उसे चिन्ह सहित लिखते हैं, c1 हो जाएगा, तो c1 क्या हो जाएगा? -8। ठीक, चलिए a2 क्या हो जाएगा? जो दूसरे समीकरण में x के गुणा में रहता है उसे a2 बोलते हैं, तो a2 बराबर 2, b2 बराबर क्या हो जाएगा? 4 और c2 बराबर क्या हो जाएगा? -16। कुछ नहीं करते हैं, अभी हमको हलों की संख्या पता करना है। क्या पता करना है? हलों की संख्या। तो कुछ नहीं, बराबर नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ लिखेंगे a1 बटा a2, a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 लिखेंगे। अब देखते हैं कि कटा कर देखते हैं। ये देखिए 1 बटा 2 हो जाएगा, ये माइनस से माइनस खत्म, ये भी 8 से अगर 16 काटते हैं तो 2 बार में कटेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? 1 बटा 2। हमने क्या देखा? 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2। तो ये किस सिचुएशन को फॉलो कर रहा है मेरे दोस्त? यहाँ पे देखिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तो किसको फॉलो कर रहा है? अनंत को फॉलो कर रहा है। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तो कितने हल संभव है? तो इसका अनंत हल संभव है। कितना हल संभव है मेरे दोस्त? अनंत हल संभव है। तो ये तो सिचुएशन कभी भी होगा ही नहीं कि 2 हल संभव है, इसको पहले ही काट देंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनंत हल संभव है। आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जहां आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो, हमारी मेहनत अच्छी लगी हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक करके जाइएगा। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, और एक अच्छा सा कॉमेंट छोड़ के जाइएगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।